ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। अच्छा, मैं ना गुड मॉर्निंग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वेन एवर वी स्टार्ट न्यू क्लास या फिर जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें गुड मॉर्निंग बोलना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ, तो ऐसा होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ये पार्ट 2 है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे परख के बारे में। परख क्या है? तो एनईपी 2020 जो है ना, उसने बोला है कि भारतीय संस्कृति को भी हमें साथ के साथ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत टाइप के लोग रहते हैं, और कुछ तो ऐसे लोग रहते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो एक बच्चे को अपने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि अपना समग्र विकास के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम पढ़ेंगे परख में। परख क्या है? सबसे पहली बात होती है परफॉर्मेंस। बच्चे की परफॉर्मेंस कैसे रही है, बच्चे ने कितने मार्क्स से पास किया है, बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है। पी से परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। ए से असेसमेंट, यानी हमने किस तरीके से उनका असेसमेंट लिया है, अदर रिटन लिया है या वर्बली लिया है, या हमने क्या करा है, उनसे दूसरे तरीकों से हमने उनको आकलन किया है कि कैसे बच्चे पास हुए हैं। नेक्स्ट आता है रिव्यू। रिव्यू यानी कि जब हमने उनका असेसमेंट लिया तो क्या उसका कुछ कंक्लूजन निकला कि टेस्ट में बच्चे इतने सारे फेल क्यों हुए हैं, तो उसका हमने रिव्यू लिया। और जो रिव्यू लिया फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ, रोहन के मार्क्स पिछले बार 4 थे, अब के बार 6 हुए हैं, यानी इम्प्रूवमेंट तो हुई है। तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। और उसके बाद आता है नॉलेज फॉर, यानी कि बच्चा पढ़ किस ले रहा है, उसकी ये जो नॉलेज है वो कहाँ उसके लाइफ में काम आएगी। आज के टाइम पे ना, पढ़ना यानी कि स्टडी करना ज़रूरी है, बट स्टडी किन चीज़ों की करो। हम स्टडी क्यों करते हैं? ताकि लाइफ अपनी अच्छी बना सके, और दूसरी बात है मनी कमा सके। लाइफ कैसे जीना है वो सीख सकें और मनी कमा सके, इसी वजह से तो हम पढ़ रहे हैं। पढ़ना क्यों ज़रूरी है? आज के टाइम पे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हम मनी कमा सके, यानी पैसे कमा सके, और दूसरी बात ये है कि लाइफ कैसे जीनी है, तौर तरीके ये सीख सके, इसलिए हम पढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक बार दोबारा से देखते हैं परख में क्या क्या है। पी से परफॉर्मेंस, पी से परफॉर्मेंस। ए से जो आएगा हमारा असेसमेंट आएगा, ए से असेसमेंट। आर से रिव्यू आएगा, ए से एनालिसिस आएगा, और के से नॉलेज फॉर आएगा, नॉलेज फॉर। और एच से होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक बार इसको ऐसे करके समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी, ए, आर, ए, के और एच। ठीक है, भूमि बताओ पी का मतलब क्या है? पी का मतलब क्या है? पी का अरे यार, स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, पी का मतलब क्या है बताओ? परफॉर्मेंस। ए का मतलब क्या है? असेसमेंट। हाँ, और आर का मतलब रिव्यू करना, ए मतलब एनालिसिस करना, और के मतलब नॉलेज, और लास्ट में है होलिस्टिक डेवलपमेंट। डॉली, एक बार इसको समझाना क्या है ये परख। ट्राई करो, कोशिश करो। डॉली,
कोशिश करो, क्या है ये फर्क बताओ। तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही। अंजलि तुम बताओ। भैया, परफॉर्मेंस का मतलब है बच्चे का देखना कि वो किस लेवल का परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। ए मतलब। तो असेसमेंट मतलब चेक करना, कैसे भी हम ले रहे हैं उसको, बच्चे को वर्बली सुन रहे हैं या फिर टेस्ट ले रहे हैं, तो उससे बच्चे का नॉलेज चेक करना। आर मतलब। रिव्यू मतलब हमने जो चीजें असेसमेंट ली है उससे क्या लास्ट में निकलता है, बच्चा मतलब पढ़ने में ज्यादा सही है, नहीं है, या फिर नॉर्मल है। ठीक है, गुड। एनालिसिस। इसका मतलब है कि हमें कहाँ पे काम करना है उस बच्चे में, ये सारी चीजें चेक। ठीक है, गुड। नॉलेज फॉर। नॉलेज कि हमारे पढ़ाने के बाद उस बच्चे में कितनी समझ बैठ रही है। गुड। लास्ट वाला होलिस्टिक डेवलपमेंट। हमारा सारी चीजें प्रोसेस करने के बाद एक बच्चे को हमने पूरी तरीके से कैसे चेंज किया कि वो चीजों को समझ रहा है और कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे ठीक है, यानी कि उसके अंदर कितना विकास हुआ है, और वो विकास सभी तरीके का होना चाहिए। होलिस्टिक यानी कि समग्र विकास। तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखते हैं, शिक्षा पर्व की बात करेंगे। यानी एक पॉलिसी चलाई गई थी जिसको हम बोलते हैं सर्व, इसको ऐसा कर लेते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। ऐसे सर्व, और ऐसे शिक्षा, और ऐसे अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान ये बोलता है कि कोई किसी भी टाइप का बच्चा हो, कोई भी क्लास का हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। और इसी को हम लोग बोलते हैं RTI, यानी कि राइट टू एजुकेशन। RTI नहीं, RTE होगा, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान बोल लो या शिक्षा सर्व पर बोल लो, इसमें बोलता है बच्चों को केवल विषय में अंक या फिर ग्रेड देने के बजाय हर तरीके का डेवलपमेंट का आकलन होना चाहिए। सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कि बच्चे के बुद्धि में कितना विकास हुआ है, वो उसके अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा तो नहीं है कि उसकी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है और वो सुसाइड जैसी चीज़ें करने लग जाता है। सब्जेक्ट हम इस वजह मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं? मैथ्स हम इसलिए नहीं पढ़ते कि दिमाग खराब हो जाए। मैथ्स हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसे कुछ ना कुछ मानकर हम उसे सॉल्व कर पाए। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है? जहाँ पे बच्चे जो है प्रॉब्लम को समझकर अपनी बुद्धि के अनुसार उस चीज को सॉल्व आउट कर पाए। नेक्स्ट है अफेक्टिव डोमेन, यानी भावनात्मक पक्ष। बच इमोजी देख रहा है? आजकल क्या होता है कि जो व्हाट्सएप लैंग्वेज बहुत ज़्यादा चली हुई है, तो ऐसे में इमोजीज जो होती है वो रियल मतलब नहीं बताते हैं। मान लो इंसान जो है वो खुश है, लेकिन अगर उसने सैड वाला इमोजी भेज दिया है, तो हमें थोड़ी पता चल रहा है कि वो इंसान सैड है या हैप्पी है। हम तो यही सोचेंगे कि हैप्पी है। और कोई इंसान अगर सैड है और वो हंसने वाला इमोजी भेज दे, तो हम ये थोड़ी समझ पाएंगे कि वो जो है वो सैड है या हैप्पी है। तो एक बच्चे के अंदर संतुलित तौर पर, यानी कि बराबर तौर पर टीम वर्क जैसी चीजें, और अलोन, आजकल के बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा अलोन, वो बहुत ज्यादा वो फील करते हैं और चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। उनको लगता है उनके साथ ही सब कुछ बुरा होता है। तुमने देखा होगा, कई बार खुद भी फील किया होगा कि जिसको बोलते हैं ना किस्मत ही खराब है, हर एक चीज गलत हो रही है। तो वो वाला जो डेवलपमेंट है, टीम वर्क जैसी चीजें, फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर फुटबॉल में टीम वर्क ना हो तो एक प्लेयर रोनाल्डो भी हो, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि टीम वर्क और सोसाइटी में कैसे रहना है, क्लास में बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है,
और ये सारी की सारी चीजें है कि नहीं, तभी तो इसमें वो बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें उसका बिहेवियर है, इसमें लिखा है कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। फिर इसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि गति संवेदी। उसकी फिजिकल स्किल्स कैसी है, रनिंग में कैसा है, ये जो है लॉन्ग जंप में कैसा है, फिजिकल में यानी कि वो शॉर्ट उसमें कैसा है, और रस्सी कूदने में कैसा है। तो फिजिकल स्किल्स, क्रिएटिविटी इन हैंड्स, यानी कि डांस में कैसा है या ड्राइंग में कैसा है, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में कैसा है, फुटबॉल में कैसा है। तो ये सारी चीजें भी होते हैं जिसको स्पोर्ट्स बोला जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, हर बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जानना क्यों जरूरी है? हमें हर बच्चे का इस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारी चीजें क्यों जाननी चाहिए? ऐसा क्या मिलेगा अगर हम बच्चों की ये सारी चीजें जानेंगे तो? और क्या चीजें चीज हाँ। मतलब हमें सब्जेक्ट को छोड़ करके अगर हम एक बच्चे को देखते हैं पूरी तरीके से, तो उससे ये भी पता चलता है एजुकेशन छोड़ के कि घर में उसका बिहेवियर कैसा है दूसरों के साथ, बहुत सारी चीजें पता। ठीक है, बच्चे का बिहेवियर पता चलता है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं, है ना? कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम हाँ, में है तो बता सकते हैं। ठीक है, और कोई बताओ। गुड। और कोई बताओ। भैया जैसे अगर कोई बच्चा किसी चीज में वीक है तो हम्म। उसको हम ठीक भी कर सकते हैं। अच्छा, और कैसे करोगे मुंह में उसको ठीक? मार पीट के? नहीं, वो तो उस पर डिपेंड होता है ना कि क्या प्रॉब्लम है, अच्छा मैं क्या तुमसे चीज इम्प्रूव अच्छा मैं करनी है। तुमसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। एक हाँ बच्चा जो जी। है क्लास में चोरी बहुत करता है। जो अच्छा। आ, हाँ। क्लास में डेली कोई भी बच्चा ज्योमेट्री लेके आता है, उसकी ज्योमेट्री बैग में रख के लेके चला जाता है वो, ठीक है? और अच्छा। पेरेंट्स, वो फिर जिस बच्चे की चोरी होती है उस बच्चे के ना पेरेंट्स आते हैं क्लास में, वो बोलते हैं कि मैम इसकी ज्योमेट्री चोरी हो गई है, आप ध्यान नहीं देते हो, ये वो ऐसा करके आप लोग आपको बोलते हैं, ठीक है? तुम्हें पता है किस बच्चे ने चुराई है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए बताओ? पहले तो भैया उसको समझाना चाहिए, अगर समझ के भी ना माने वो, तो उसके पेरेंट्स से बोलना चाहिए, वो समझाएंगे उसको। फिर समझाने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं। तुमने कोशिश कर ली, तुमने बोला बेटा चोरी करना गलत बात होती है, तो कह रहा है वो उस टाइम बोल देता है मैम ठीक है और चला जाता है। और उनके पेरेंट्स से बात करिए तो वो पता है क्या बोल रहे हैं, बस यही बात बोल रहे हैं, मैम हम तो इसको इतना समझाते हैं, घर पे मारते हैं, उसके पापा ने इसको बहुत मारा था, फिर भी नहीं सुधर रहा है, हमने आपके ऊपर छोड़ रखा है। आप क्या करोगे बताओ? ये तो गलत है, ये तो पेरेंट्स की गलती है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की थोड़ी होती है। हमारी तो सुनता नहीं है, आप ही करो जो कर सकते हो। ये तो फिर पेरेंट्स की भी गलती है ना। अच्छा, तो उस बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं? उस बच्चे के लिए समझाने के अलावा तो और कुछ भी नहीं कर सकते, जब वो पिट कर भी नहीं सुधर रहा तो फिर और क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अंजलि, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? डॉली, अंजलि। हाँ भैया, उसको या तो ऐसी डरावनी स्टोरी सुना दो कि वो खुद ही छोड़ देगा, ऐसा कुछ बता दो बच्चे को। डरावनी स्टोरी क्या सुनाओगे? आजकल के वो बच्चे चोरी कर रहा है इस चीज को लेकर के। आजकल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। डरावनी स्टोरी सुन के उन्हें मजा आता है। वो कहते हैं मैम कल वाली स्टोरी दोबारा सुना दो, मजा आया था।
डॉली तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल है? सर पहले तो उससे पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, उसे इसे करने में क्या मिलता है, उसे उसका कोई प्रॉब्लम तो। उसका सिंपल सा रिप्लाई आता है कि मैम मेरे को बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है, किस लिए? आपने किसी को करते हुए देखा होगा, इस वजह से। हाँ, उससे ये पूछेंगे कि ये आदत तुम्हें लगी कहाँ से। हाँ। ठीक है। उसने बताया कि फिर मेरे चाचा भी ऐसे ही करते थे, तो इसलिए करता हूँ मैं। फिर उसे बताया जाएगा ना कि ये चीज करना गलत है, और आप अब भी ऐसा कर रहे हो, आप अभी छोटी छोटी चोरियां करोगे, फिर बाद में जाके कहीं बैंक में डाका डालने लग गए तो। अच्छा, क्या लगता है? एग्जाम्पल के तो। अच्छा, तो ओवरऑल तुम क्या करोगे? तुम कोशिश करोगे उसे समझाने की, है ना? हाँ जी सर। क्या उसको पीट भी सकते हैं इस बात को लेकर? हाँ मतलब ज्यादा सर से पानी ऊपर जाएगा तो दो थप्पड़ तो पड़ ही जाएंगे। नहीं करना है, यही तो नहीं करना है। जाए सर के ऊपर से पानी जाए, कुछ भी हो जाए, हमें पीटना नहीं है। सर आपने तो ये बोला ही नहीं था ना, पीटना नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अब बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, टीचिंग प्रैक्टिस में हम यही सीखते हैं कि आपको कभी भी बच्चों को फिजिकली टच नहीं करना है। हमने अभी पढ़ा था ना आरटी में, राइट टू एजुकेशन में, फिजिकल पनिशमेंट शुड बी प्रोहिबिटेड। आप फिजिकली किसी बच्चे को नहीं मार सकते, आप मेंटली भी नहीं मार सकते, तो ऐसे में टीचर करेगा क्या? टीचर समझा सकता है, बच्चा समझे ना समझे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको, आपके अंदर ये क्वालिटी, एक बेस्ट टीचर क्या होता है? बेस्ट टीचर वो टीचर होता है जो बिना हाथ लगाए भी चीजों को समझा दे। अब वो पॉसिबल कैसे होता है? अब हर कोई इंसान ना धीरे धीरे सीख रहा होता है। जैसे अंजलि ने बताया कि हम उसको कुछ स्टोरीज सुना के, या भूमि ने तो हार ही मान ली, कह रही कुछ नहीं कर सकते। तो होता है ऐसा। अब इसमें हम पढ़ रहे थे होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, यानी कि अब जैसे तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। एक ना एक क्लास में जरूर स्टूडेंट होता है जो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन होता है। तो आप उनके डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्या करोगे? एक एक करके बताओ। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल। क्लास में एक ना एक स्टूडेंट ऐसा जरूर होता है जो हमेशा इनडिसिप्लिन रहता है। यानी आप पढ़ा रहे होगे तो वो खिड़की के बाहर देख रहा होगा, जब आप उसका नाम लोगे तो फिर वो आपकी तरफ देखेगा। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है उसको, हुआ अहंकार मचाता रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट को कैसे तुम सुधारोगे? भूमि ट्राई करोगी? हाँ भैया सोच रही हूँ। क्या कह रही है भूमि? मैं तो खुद ही ऐसे ही थी। टीचर नहीं भैया बिल्कुल नहीं। टीचर मैं पढ़ा। नहीं बोलती थी कुछ। अच्छा, अंजलि? भैया हम बच्चों को मार नहीं सकते पर चिल्ला तो सकते हैं ना उनके ऊपर। मेंटली हैरेस करने लग गए फिर तो तुम। नहीं। फिर अगले दिन तुम्हारे पास पेरेंट्स आ जाएंगे कि आपने मेरे लड़के को इतना तेज से चिल्ला दिया, वो आज भी डरा सहमा है। गवर्नमेंट स्कूल में पता है ऐसा नहीं चलता है। गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चे को पूरा धो के सुखा देते हैं। बट ऑफिशियली हम ये सारी चीजें नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अब उनके पेरेंट्स कहाँ ही केस करने जाएंगे। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ही चीज़ों को सीरियसली लिया जाता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत टीचर के ऊपर वो कर देते हैं लोग, रील बना लेते हैं कि ये देखो टीचर ने मारा है, ऐसा मारा है, पूरा नीला पड़ गया, लाल पड़ गया। नहीं भी पड़ा होता फिर भी बोल देते हैं। तो हाँ, तो बताओ क्या करोगे? भैया उसे समझाएंगे और क्या कर सकते हैं, बेटा मत करो। और वो समझ जाएगा।
ओके मैम। डॉली तुम बताओ। पर जैसे कि हम क्लास में काम करा रहे हैं, वो बार बार बाहर झांक रहा है या फिर किसी दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं उसे अपने बगल में खड़ा करूंगी, बोलूंगी यहाँ खड़े होकर काम हाँ, कर। एक दिन करेगा वेरी या गुड। 3 दिन करेगा, 3 दिन तक करेगा। एंड वेरी हार के एक दिन बोलेगा ना कि मैम मैं अब नहीं करूंगा, मुझे सीट पे बैठा दो। वेरी गुड। उस उसकी अगर तुम पोजीशन चेंज कर दोगे ना, तो वो जो बच्चा है, वो जो पहले पीछे खड़े होके या फिर कुछ भी काम कर रहा था, अपने पास बैठा लोगे या अपने पास खड़ा कर लोगे, तो वो जो है वो शोर नहीं मचा पाएगा, क्योंकि टीचर की नज़रों के सामने वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। या तो उसके दोस्त से अलग कर दो। उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट ये होती है कि अगर वो अपने दोस्त से अलग हो जाए, तो वो हर दिन बहाने ढूंढता है, कोशिश करता है कि मैं कैसे भी अपने दोस्त के पास बैठ जाऊं। उसकी अगर तुमने पोजीशन चेंज कर दी ना, और उससे बोल दिया अगर क्लास में शांत रहोगे तो तुम्हारे उस दोस्त के साथ बैठने देंगे, नहीं बैठोगे तो फिर दोबारा से उधर बैठा देंगे। तो ये है ना कि टीचर को भी कई बार गेम खेलने पड़ते हैं। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है, जिसमें ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ दिखाई जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होते हैं। इसमें टीचर और पेरेंट्स मिलकर उन चीज़ों के बारे में समझता है जहाँ पर बच्चे को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एनईपी 2020 जो है वो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, कि अब मैंने तो यूट्यूब पे ऐसे चैनल भी देखे हैं जहाँ पर उन लोगों ने थंबनेल लगा रखा है कि अब सो के भी इंग्लिश बोलेंगे। अरे यार, सो के इंग्लिश कैसे बोलेंगे, मतलब इतनी आसानी से बोलेंगे। तो ये क्विक डिबेट जो हो गई, मौके पर विचार करने पे अच्छा रिप्लाई करना, शार्प माइंड, पहेलियाँ बुझाना, और अपने ऊपर सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन करना। जैसे मान लो कि आज मम्मी का दिमाग खराब था, क्या वजह हो सकती है? लास्ट 2 दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से मम्मी का दिमाग खराब हो। हाँ, एक फ़ोन आया था, वो फ़ोन घर से आया था। घर में मम्मी की तबीयत खराब थी, यानी कि नानी की तबीयत खराब है। तो इसका मतलब मम्मी का दिमाग नानी की तबीयत को लेकर खराब है। तो ये चीज़ें जो हम डीपर सोच पा रहे हैं, अगर ऐसा बच्चा सोच पा रहा है, तो यानी कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है। फिर उसके बाद आस्किंग द चैलेंजिंग क्वेश्चन, यानी कि जो बच्चा है वो अपने आप से ही चीजें पूछ रहा है, और हर जैसे उसको मैथ वाला उसने क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन उससे नहीं हुआ, तो वो चैलेंज लेकर उस चीज को कर रहा है। बोलते हैं ना, ईगो पे लेकर चीजें कर लेना, तो वही वाला चीजें डेवलप होंगे कि हाँ कैसे नहीं होगा। एक होता है कि हर एक चीज में हार मान लिया, पहली बार ट्राई किया नहीं हुआ छोड़ दिया, तो वो चीजें ना होना। फिर उसके बाद होता है कि जो चीज़ें कमी रह गई, जो मिसिंग पार्ट है, उन चीज़ों को समझ के फिर उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स को उन स्टूडेंट को हर एक चीज़ के पीछे रीज़न फाइंड आउट करने में हेल्प करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको बहुत ही प्रभावी ढंग से, क्रिएटिव ढंग से उस चीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करना। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम है, हमें रीजनिंग वगैरह क्यों पढ़ाई जाती है? हमारा माइंड शार्प करने के लिए, ताकि हम एक चीज के ज्यादा से ज्यादा मतलब समझ पाए। कोई इंसान हमसे मिलने आया है, बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या वो सच में हमारा दोस्त है, या सिर्फ वो मीठा इसलिए बोल रहा है ताकि उसका कोई काम निकाल सके? तो ये चीजें जो है बच्चों के अंदर डेवलप करना। फिर बात आती है इनोवेशन। इनोवेशन, हम जानते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान का रूप हो रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है ना कि उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज भी होनी चाहिए जिससे वो अपना खुद का डेवलप कर पाए, इनोवेट कर पाए। तो टेक्नोलॉजी और लर्निंग को हमने साथ के साथ में मिला दिया है। आज के टाइम पे एआई का ज़माना है, तो एआई का ज़माने की वजह से क्या है, बहुत सारे, अब जैसे मान लो तुम क्लास में हो, तुम बच्चा बोल रहा है कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर बनना है। तो तुमने क्या करी, एआई की मदद से उसकी फोटो ली और डॉक्टर की फोटो ली, और उसमें लिख दिया कि मान लो उस लड़के का नाम है राहुल, तो राहुल डॉक्टर में कैसे लगेगा, तो और उसको डॉक्टर की ड्रेस पहना दी, और उसकी फोटो निकाल के क्लासरूम में जाके चिपका दी। इससे क्या होगा कि वो जो बच्चा है
उसको अपना एम याद रखेगा, एम याद रहेगा, और वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। उसके माइंड में ही ये हो जाएगा कि हाँ मुझे ये बनना है। क्योंकि जब हम चीज़ें सामने देखते हैं ना, तुमने लाइब्रेरीज में देखा होगा कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो ड्रीम होता है वो सामने जरूर लिखते हैं, मोटिवेशन में लिखेंगे। जैसे कोई आईएएस बन रहा है तो आईएएस वाली गाड़ी अपने साथ रखेगा। वो गाड़ी मतलब वो जो टॉय कार होती है वो रखेगा। तो लर्निंग को बहुत इजी बना देता है जब हम विजुअल्स में रखते हैं। फिर आता है फोकस ऑन मीनिंगफुल टास्क, यानी कि ऐसी बात करना जिसका कोई मतलब हो, बेतुकी की बात ना करना, और ऐसे काम ना करना जो व्यर्थ हो। फिर इसके बाद आता है अलाउ द फ्रीडम एंड द रेस्ट टू बूस्ट क्रिएटिव रचनात्मकता। यानी एक बच्चा जो होता है वो एक तरह से साइंटिस्ट होता है, तो वो हर एक चीज नए नए एक्सपेरिमेंट तैयार करता रहता है। इसका मतलब क्या है, उसकी सोच ही इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो हर एक चीज के पीछे क्वेश्चन। एक छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर अगर वो सोच नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो बच्चा नहीं है। तो उसकी सोच को वो करना, डेवलप करना, ना कि ये कि चुपचाप सो जा, नहीं तो अब एक थप्पड़ लगा दूंगी, यही जो है ना ये नहीं करना है। नेक्स्ट है हेल्प स्टूडेंट ट्राई टू फाइंड द न्यू आइडियाज एंड डेवलप द 21st सेंचुरी स्किल। एक 21st सेंचुरी स्किल्स का मतलब क्या है, जो आज के टाइम पे बच्चों की नीड है, जो आज टीचर्स की नीड है। यानी कि आज हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए, फ़ोन का यूज़ करना आना चाहिए। जितना तुम्हें यूज़ नहीं करना आता उससे ज़्यादा यूज़ तो आजकल के बच्चों को यूज़ करना आता है। कैसे भाई? क्योंकि वो आज के बच्चे हैं, उन्होंने फ़ोन देखा है। तुम्हारे पेरेंट्स का आज भी अकाउंट नहीं होगा, इंस्टा अकाउंट। लेकिन आज के जनरेशन का देख लो, 2 साल का है, 2 साल तो बहुत छोटा हो गया, 6 साल का है, 8 साल का है, 9 साल का है, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, उसका यूट्यूब पे चैनल भी हो सकता है। तो ये जो है ये 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है। फिर बात आती है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है जहाँ पे हम साथ साथ सीखते हैं। साथ साथ सीखना क्या होता है, जहाँ पर हम एक दूसरे से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर कभी भी टीचर नहीं हो सकता, एक टीचर कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन दोनों को ही एक दूसरे इंसान की जरूरत है। टीचर बीमार पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर को अगर कुछ चीज़ें पूछनी हो तो वो टीचर के पास जाएगा। तो शेयरिंग थॉट्स इन रिटर्न, यानी कि बारी बारी से विचार साझा करना, और एक दूसरे के विचारों को जारी रखना, एक दूसरे की मदद करना। समूह में, जैसे अगर हम ग्रुप में हैं, ग्रुप में फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना ही काम बताऊं, तो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद इन चीज़ों में से जो कुछ गलतियाँ होती है तो उसको इम्प्रूव करता हूँ, फिर यूट्यूब पे अपलोड। अब अगर यही काम 4-5 लोग मिलके करें तो मेरा काम सिर्फ होता पढ़ाना, दूसरा काम होता उसका एडिट करना, तीसरे का काम होता उस चीज़ में से कोई चीज़ नई आइडियाज़ को निकालना, चौथे का काम होता है उसमें से रील्स बनाना। तो काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत बेहतर ढंग से होता है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना, और सबको थोड़ा थोड़ा काम दे देना। ज़्यादातर कंपनी जो होती है कोलैबोरेटिव होती है, जहाँ पर सब लोग मिलकर काम करते हैं। और जहाँ पर कोलैबोरेटिव वर्क ना हो, जहाँ पर सहकार्यता ना हो, वहाँ पर वो काम बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? हाँ भैया। क्या लगता है, टीम वर्क जरूरी होता है? हाँ। अगर हम टीम वर्क की बात करें तो अगर किसी क्लास में अगर हमने स्टूडेंट को टीम में डिवाइड कर रखा है तो उसका क्या फायदा होगा? क्लास में शोर ये कम होगा, बहुत ये जल्दी बच्चों को समझ में आएगी। ठीक है, और फिर कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सपोर्ट की नीड होती है, तो हर जगह हम नहीं हो सकते, तो जो ग्रुप में बच्चे हैं वो हेल्प करते हैं। गुड। भूमि? भैया इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अपने ओपिनियन रखते नहीं है, और हम्म। बस जो दूसरे बोलते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। हम्म। लेकिन ग्रुप एक्टिविटी में ऐसा होना चाहिए कि सबके ओपिनियन रखे जाएं, जिससे फिर जो रिजल्ट आए वो भी अच्छा निकले, और बिल्कुल। ऐसा होता भी है। बिल्कुल।
जैसे ज्यादातर कुछ टीचर जो अच्छे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन करवाते हैं। यानी कि सबको एक एक टॉपिक दे देते हैं और सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपना अपना टॉपिक समझाते हैं अलग अलग। जैसे कोई एक एक समझा रहा है तो दूसरा बोर्ड पे लिख रहा है, फिर दूसरा समझा रहा है तो पहला वाला बोर्ड पे लिख रहा है, फिर बोर्ड पे लिखे एक चार्ट पकड़ के रखा हुआ है तो चार्ट को समझा रहा है। यानी कि इससे क्या है, सबको सारे टॉपिक्स समझ में आ रहे हैं और साथ के साथ में ग्रुप लर्निंग भी हो रही है। और ग्रुप लर्निंग, तुम ये काम जरूर करना अगर टीचर टीचिंग प्रोफेशन में रहना है ना, तो ग्रुप लर्निंग करवाना जरूर। ग्रुप लर्निंग का फायदा ये होता है कि तुम एक चैप्टर 3 से 4 दिन में खत्म करा दोगे, और ऐसा खत्म कराओगे कि उन्हें लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो साथ मिलकर चीजें देख के सीख रहे होंगे। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। तो जहां पर, जैसा अगर मैं बोलूं कि इशारे होते हैं ना कि नीचे बैठ जाओ, तो हाथ हम नीचे करते हैं। बाहर जाने के लिए हम बोलते हैं इधर, हाँ, अपना हाथ जो है दूसरी साइड घुमाते हैं, और चुप रहने का इशारा देते हैं। तो कम्युनिकेशन भी बच्चे के अंदर एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एक आइडिया होता है, जहाँ पे बच्चे जो है अच्छे से बात कर पाए। क्या फायदा उस बच्चे का जिसने इतना अच्छा 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट लेके आया है, लेकिन जब उससे पूछा गया है कि बाबू तुम ये बताओ कि तुमने कैसे ये सारी चीजें करी, तो वो कह रहा है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी आई एम, फिर कुछ नहीं बोलकर भग गया वो। तो कम्युनिकेशन ही डेवलप नहीं हो पाया, तो इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। अगर आपको 70% चीजें आ गई हैं और आपको 100% कम्युनिकेशन आती है, तो आप वेल क्वालिफाइड हो। बोलना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। शेयरिंग द आइडियाज इन पेयर्स, सबके साथ में मिलकर बात करना ना। देखा नहीं है, स्कूल की असेंबली होती है तो आज के टाइम पे तो मॉडर्न है, एक लड़का होता है और एक लड़की होती है अगर क्वाइट स्कूल है तो। लड़का जो होता है कई बार क्वेश्चंस पूछता है, लड़की जो है उसका आंसर देती है। जैसे मान लो नॉर्मली ऐसे पूछ लिया कि कोई भी लड़की का नाम ले लेते हैं, जैसे भूमि रख लिया। भूमि से ही पूछा जा रहा है कि भूमि, क्या तुमने सुना है कि इंडिया जो है वहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं? तो भूमि कह रही है कि हाँ मैंने सुना है, और यहाँ तक कि हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग रिलीजन से हैं। तो हैं, तो तुम तो सामने वाला इंसान बोलेगा अच्छा, ऐसे कौन कौन से लोग हैं? तो फिर भूमि माइक में बोलेगी, आदित्य, माही और बाकी बहुत सारे लोगों का नाम बताएगी और बोलेगी ये ग्रुप में आ रहे हैं और ये रिप्रेजेंट करेंगे डांस को, जो कि अलग अलग रिलीजन्स पे हो गए। तो ये क्या किया है, इसका मतलब कोलैबोरेशन वर्क भी किया है, और कम्युनिकेशन के थ्रू अपने आइडियाज को पेयर में शेयर किया है, और अपने इमोशंस को भी उन्होंने ईज बहुत अच्छे ढंग से एक्टिविटीज के थ्रू समझा पाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ जी भैया। ठीक है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर की मदद से जब हम चीजें को समझा पाए। आज के टाइम पे माउंटेन दिखाना बहुत मुश्किल है, माउंटेन पे ले जाना बहुत मुश्किल है, क्यों ना हम कंप्यूटर में ही माउंट एवरेस्ट दिखा दें कि देखो बच्चों ऐसा होता है, माउंट एवरेस्ट इतने ऊंचाई होती है, ऐसा इलाका होता है। आज के टाइम पे अर्थ में ज्वालामुखी को दिखाना बहुत मुश्किल होता है, क्यों ना हम ज्वालामुखी की जो कंप्यूटर की मदद से, प्रोजेक्टर की मदद से उनकी इमेज उनको दिखाएं कि आग कैसी होती है, लावा कहाँ मौजूद होता है, मैग्मा कहाँ मौजूद होता है, ज्वालामुखी के अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है, वो उनको 3D में दिखाएं। तो इससे एक तो टाइम भी बचेगा, दूसरा उनको समझ भी बेहतर होगी, तीसरी बात वो टेक्नोलॉजी का यूज करना भी उन्हें आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लर्निंग विद शेयरिंग डिजिटल स्किल्स। लर्निंग विद डिजिटल शेयरिंग विद डिजिटल स्किल्स, इन्हें लर्निंग विद शेयरिंग डिजिटल स्किल्स, यानी कि डिजिटल कौशल सीखे और उनको साझा करें। यहाँ तक समझ में आया? हाँ भैया। ओके। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी कि क्लासरूम ऐसा बनाओ जो फ्लेक्सिबल हो, यानी कि जहाँ पे जो लर्निंग है उसको हम आसानी से चीज़ें समझा पाए। और जो लर्निंग है वो ऐसे होनी चाहिए जहाँ पर
एक तरीके से नहीं बल्कि आप अलग-अलग तरीके से चीज़ों को सिखाएँ। ऐसा क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4-5 मेथड से आप समझाएँ। जैसे बोलते हैं ना टीचर बोलते हैं कि अगर आपको ये तरीके से समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से दूसरे तरीके से पूछिए, मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँगा। तो वहाँ पे आपके पास अलग-अलग मेथड्स होने चाहिए चीज़ों को समझाने के लिए। आप रोल प्ले करा सकते हैं। आप चाहें तो उनको गेम के थ्रू खिला सकते हैं। आप चाहें तो उनको क्या नाम है जो रीडिंग करवा सकते हैं। आप चाहें तो प्रेज़ेंटेशन करा सकते हैं। आप चाहें तो उनको बोर्ड के थ्रू समझा सकते हैं। तो क्लासरूम आपका ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो और हर एक ग्रुप जो है वो अलग-अलग चीज़ों को समझे। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? हाँ बिल्कुल। हाँ भैया। ठीक है। तो आज के लिए हम अपना इतना ही रखते हैं। इसके नोट्स बना लेना यहाँ तक ICAS 6 तक फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबिलिटी तक। कल की क्लास में हम इसको पूरा खत्म कर देंगे। ज़्यादा नहीं रह गया फिर।